आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमारी क्लासें हुई हैं, हमारा अंतिम जो टॉपिक था, जो आखिरी क्लास हमारी हुई थी इससे पहले, वो थी राष्ट्रपति के बारे में। भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग 5 में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति का पद हमने जाना, राष्ट्रपति की शक्तियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जाना, कैसे उसका निर्वाचन होता है, निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, कैसे उसको पद से हटाया जाता है, कितना उसका कार्यकाल होता है और क्या क्या योग्यता उसके पास होती हैं। इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब हम जो टॉपिक आपसे के सामने लाए हैं और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति की शक्तियां। अब देखिए, यहां पर संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के पास शक्तियां विद्यमान हैं और वो शक्तियां संविधान के अलग अलग भाग में, अलग अलग अनुच्छेदों में विद्यमान है। उन सब का वर्णन अलग अलग किया गया है। तब जब हम यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो हम पूरे संविधान में उसकी जो शक्तियां जहाँ जहाँ विद्यमान हैं, उन सभी शक्तियों को एक साथ अध्ययन करते हैं और उन अध्ययनों को हम पहले अपनी सुविधा के अनुसार विभाजित कर लेते हैं कि कौन सी शक्ति किस भाग में, किस जगह पर उसे हमें रखना है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो 4-5 भागों में विभाजित होती हैं। पहली, कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वित्तीय शक्ति और अन्य शक्तियां। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो जो टॉपिक है उसे हम आज शुरू कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिकों पर हम थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए इसे और इसे समझने का प्रयास करिए। जहाँ समस्या हो कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति की शक्तियां। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, राष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते इसे शक्तियां दी गई। क्योंकि आप एक चीज समझिए, बिना शक्ति के, बिना पावर के कोई भी पद का अस्तित्व ही नहीं है। तो राष्ट्रपति एक पद है और वो भी सर्वोच्च पद है, संवैधानिक प्रमुख है। तो इसलिए ये संविधान ने उसे शक्तियां दी, व्यापक शक्तियां दी हैं उसे। और उन शक्तियों में क्या क्या दिया है तो हमने अभी चर्चा की, उनको हम विभाजित करते हैं। क्या है? कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, पहली शक्ति। दूसरी है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। तीसरी है आपकी न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। चौथी आपकी क्या है? चौथी आपकी है आपातकालीन शक्ति। फिर आपकी है वित्तीय शक्ति। ये शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। अलग अलग शक्तियां हैं जिनको हमने उसके नेचर के हिसाब से, नेचर के अनुसार कि किस शक्ति का क्या नेचर है और वो किस मुख्य बिंदु से संबंधित होती है, उनके अनुसार इन्हें हम विभाजित करते हैं। देखिए, कार्यपालिका की शक्ति या कार्यकारी शक्ति का मतलब ये होता है जो कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है। कहने की बात है कि कार्यपालिका से जो संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका की शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब ये होता है विधायिका से संबंधित। क्या? विधायिका।
से संबंधित। विधायिका क्या होती है? जो कानूनों का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधायिका कहते हैं। अगला है न्यायिक शक्ति, यानी जो न्यायपालिका से जुड़ी है। आपातकालीन शक्ति का मतलब यह है कि कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जो राष्ट्र के हित में नहीं है, उस समय जो राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है उन्हें हम आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। यानी आपातकाल के समय में जो शक्तियों का प्रयोग होता है उन्हें हम आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। जैसे समझिए कि राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत के किसी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह करते हैं, कोई ऐसा राज्य हो या ऐसा क्षेत्र हो जहां हथियारों के साथ भारत के विरोध में वो विद्रोह कर दें, तो वहां पर भी शक्ति अप्लाई हो जाती है। वो आपातकालीन कंडीशन है, आपातकालीन इमरजेंसी हो गई, वहां पर आपातकाल लग गया तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल लगा के संवैधानिक जो तंत्र है, जो वहां संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन व्यवस्थाओं के इतर जाकर अलग हटकर वहां पर शक्ति अप्लाई की जाती है ताकि वो समस्या का निदान करके उसे वापस मुख्य धारा में लाया जा सके। बात समझ में आ रही है? अगली देखिए, वित्तीय शक्ति का मतलब यह है कि जो देश की साख है, यानी जो वित्त से जुड़ी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जब प्रयोग करता है राष्ट्रपति तो उन्हें हम वित्तीय शक्तियां कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? बोलिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक एक शक्ति का हम वर्णन करते हैं। पहले सबसे पहले हम विधायी शक्ति का वर्णन करेंगे। विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्ति का मतलब क्या है? सबसे पहले आप जानिए, विधायी शक्ति का मतलब विधायिका से संबंधित। इससे विधायिका से संबंधित जो शक्ति है उसे क्या कहते हैं? विधायी शक्ति कहते हैं। विधायिका क्या होती है? विधायिका कानून का निर्माण करने की संस्था जो होती है उसे हम विधायिका कहते हैं। एकदम क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब बात को समझिए, विधायी शक्ति क्यों है उसके पास। सबसे पहले तो वो राष्ट्र का प्रमुख है इस नाते। दूसरा क्या है, आप ध्यान से देखिए आर्टिकल 79 क्या कहता है। आर्टिकल 79 विधायिका का पहला आर्टिकल है जिसे हम संसद कहते हैं। संसद जो है वो किससे मिलती है? संसद आपकी राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इनसे मिलकर संसद का गठन किया जाता है। और संसद का काम क्या है? कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम सरल भाषा में है, बस जुड़ते चलिए और समझते चलिए, बिंदु वाइज जो धारा प्रवाह है उसके साथ बहते चलिए और समझते चलिए। एक एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं मिलने वाली है समझने में। मैंने कहा विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब क्या है? राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति जो विधायिका से संबंधित है। और विधायिका क्या होती है? विधायिका कानून बनाने की संस्था है। तो संघ के स्तर पर कानून बनाने की संस्था कौन है? संसद। और संसद का गठन 3 लोगों से मिलकर होता है। 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और एक सदन का और एक होता है राष्ट्रपति। जहां राष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग नहीं, सॉरी, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वह इसका भाग है, अभिन्न अंग है। इसके बिना संसद परिपूर्ण नहीं हो सकती। तो इसके पास संसद से संबंधित शक्तियां भी विद्यमान हैं और उन्हीं शक्तियों को हम विधायी शक्ति। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। आर्टिकल 79 में यह है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हमारी बात समझिए। संसद के पास 2 सदन हैं।
एक है राज्यसभा और एक लोकसभा है। संसद के सदन कौन कौन से हैं बेटा? एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। ये दो सदन हैं, आप जानते हैं। और इन सदनों में क्या होता है? इन दोनों सदनों में कार्य जो है वो क्या है? ये दोनों सदन किसी विषय पर कानून बनाने के लिए विधेयक लाते हैं और उस विधेयक को संसद में बहुमत या विशेष बहुमत जैसी प्रक्रियाओं से पारित कर देते हैं। देन वो विधेयक किसके पास जाता है? वो विधेयक जाता है हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास। और राष्ट्रपति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का अभिन्न भाग है, और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, वो विधेयक ना रहकर एक कानून का रूप ले लेता है और उसे लागू करवा दिया जाता है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए, संसद के सत्र चलते हैं, यानी बैठक होती है। संसद की बैठक होती है। यहां पर पहले आप एक चीज समझ लीजिए बेटा, ये है स्थायी सदन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों स्थायी सदन है ये, जब हम आपको संसद के बारे में पढ़ाएंगे। और ये अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का क्या होता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विघटन हो जाता और लोकसभा बहुमत पर चलती है। जैसा बहुमत उसकी सरकार। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक चीज समझिए पहले तो, यहां पर लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। तो राज्यसभा से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध है किससे? लोकसभा से। लोकसभा अस्थायी सदन है, कहने का मतलब है कि यह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाती है और नई लोकसभा आती है। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी ये विघटित होती है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो वैसे भी विघटित हो जाएगी। बात समझ में आ रही? स्पष्ट बहुमत नहीं, विघटित हो जाएगी। तो यानी ये 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित हो सकती है। लेकिन विघटित करेगा कौन? तो विघटित करने की शक्ति किसमें है? विघटित करने की शक्ति किसमें है? वो है राष्ट्रपति में। क्या है शक्ति? देखिए, आर्टिकल 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। क्या करता है? विघटन करता है। कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। किसका? लोकसभा का। क्या करता है? विघटन करता है। लेकिन आपको पता है कि संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति महोदय सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां रखते हैं। उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। तो यहां पर जब ये राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी लोकसभा का विघटन करेंगे, तो लोकसभा का विघटन करने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह, किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है। उनके परामर्श पर, उनके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का 5 वर्ष से पूर्व विघटन करते हैं। यह है उनकी विधायी शक्ति। बात समझ में आ रही है? यहां क्लियर हो रहा है? तो पहली बात तो आर्टिकल 85 एक चीज यह कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का क्या करेगा? विघटन करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अगला देखिए क्या है,
ये जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, जो ये दो सदन हैं, इन दोनों सदनों की क्या होती है? बैठकें होती हैं, जिन्हें हम सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्र, सेशन कहते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों के सत्र को आहूत करता है, अनाहूत करता है, सत्रावसान। क्या करता है? सदन के जो सत्र हैं बेटा, को आहूत मतलब बुलाता है, सत्र बुलाता है, और सत्रावसान करता है मतलब समाप्त करता है कि सत्र पूरा हो गया है। क्या करता है? सत्र पूरा हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर दो चीजें हैं। आर्टिकल 85 दो बातें कहता है। एक कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सदनों के सत्र को आहूत करेगा और उनका सत्रावसान करेगा, मतलब समापन करेगा। और दूसरी बात कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है। ये उसकी विधायी शक्ति है। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलिए। यहां तक कोई समस्या? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। आगे दो प्रक्रियाएं हैं। आपको एक प्रक्रिया में ही आपको तीन प्रक्रियाएं समझनी है। एक तो संयुक्त बैठक के बारे में आपको समझना है, दूसरा राष्ट्रपति की जो विधेयक पर प्रतिक्रिया है वो, उसी में वीटो पावर आपको समझना है, और फिर लास्ट में हम क्या समझेंगे? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यहां तक पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब तीन चीजें समझिए। पहले राष्ट्रपति की विधेयक पर प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक को बुलाना और राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना, ये तीन बिंदु हैं यहां पर, और उसी में एक वीटो शक्ति भी जोड़ लीजिए। चार बिंदु हैं। तो इन चारों बिंदुओं का संबंध कहां पर है? इन चारों बिंदुओं का जो संबंध है वो बेटा है विधेयक पर दोनों सदनों की प्रक्रिया से, या कानून निर्माण करने की प्रक्रिया से। तो उन बिंदुओं को समझने से पहले एक बिंदु समझो कि कानून का निर्माण कैसे होता है। इस बिंदु को समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिए बात ध्यान से। संसद के पास अभी मैंने बताया कितने सदन हैं? संसद के पास दो सदन हैं, पहला सदन और दूसरा सदन। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। मेरी बात क्लियर है यहां तक? तो जब दो सदन है तो कोई भी सदन मानो पहला है, कोई भी दूसरा है। दो सदन है, दो ही सदन है तो मतलब नहीं बनता। तो हम एक चीज करते हैं, यहां पर एक चीज जानते हैं। एक है मेरे पास सदन 1 और दूसरा है सदन 2। ठीक, दो ही सदन है संसद के अंदर। अगर सदन 1 को आपने राज्यसभा माना है तो सदन 2 अपने आप ही लोकसभा हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं? मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर आप ये कहते हैं कि सर हम सदन 1 को लोक राज्यसभा मानेंगे, तो मैं कहूंगा कि सदन 2 अपने आप ही लोकसभा हो जाएगा। ठीक। अगर आपने कहा कि सदन 1 हमारा लोकसभा है, तो मैं कहूंगा कि सदन 2 अपने आप ही राज्यसभा हो जाएगा। बोलो, यहां तक कोई समस्या? ये जो प्रक्रिया है ये एक सामान्य प्रक्रिया है विधेयक को पारित करने की। विधेयक पर क्या प्रतिक्रिया होगी आगे, विधेयक के अनुसार वो बदल जाती है कि कौन सा सदन में आएगा, कौन से सदन में नहीं आएगा। वो आगे पढ़ेंगे, जब हम संसद के बारे में जानकारी देंगे आपको, तब उसमें पढ़ेंगे कौन सा विधेयक कहां पर ही लाया जा सकता है, कहां पे। लेकिन अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं, तो सामान्य बात के अनुसार, क्योंकि हमें समझना कुछ और है। समझना हमें संयुक्त बैठक है, हालांकि संयुक्त बैठक उसका टॉपिक, लेकिन यहां पर आपको समझ लेना, मोटा मोटी समझ लीजिएगा। यहां पर दो सदन हमारे पास हैं, एक पहला सदन, एक दूसरा सदन। ठीक।
हमने पहले सदन को अगर राज्यसभा माना है तो दूसरा सदन अपने आप लोकसभा हो जाएगा, और पहला सदन अगर हमने लोकसभा माना है तो दूसरा सदन अपने आप ही राज्यसभा हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, अब देखो, विधेयक है, बिल, विधेयक को, सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक की बात हो रही है यहां पे, किसी भी सदन में ला सकते हैं। तभी मैंने यहां पर लोकसभा राज्यसभा दोनों लिखा। जिस भी सदन में बेटा लेके आओगे उसे उस टाइम पहला सदन माना जाएगा कि ये बिल, ये विधेयक इस सदन में जनरेट हुआ है, इस सदन में लाया गया है, इस सदन में प्रस्तुत हुआ है। यहां बात समझ में आ रही है? तो विधेयक जैसे ही सदन में आएगा उसे हम कहेंगे पहला सदन। एकदम क्लियर है? चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एकदम बिल्कुल ध्यान समझते चलिएगा। इस चीज से आपका बहुत सी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए, क्या क्या है समझिए बात को। सदन वन है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो सकते हैं, कोई भी सदन मान लो, जो आपकी इच्छा करे वो मान लो। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर इसको राज्य मानोगे तो वो लोक है, इसको लोक मानोगे तो वो राज्य, इतना बस ध्यान रखना। अब विधेयक इस सदन में आया, यानी जो विधेयक है वो इस सदन में क्या है, जनरेट हुआ है, इस सदन में क्या है, प्रस्तुत किया गया है, इस सदन में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, अब विधेयक क्या होगा? हाँ देखो बच्चा, अब विधेयक इस सदन में अपनी प्रक्रिया को पूरी करेगा। ये विधेयक इस सदन में, जिस सदन में इंट्रोड्यूस यानी पहला सदन, उस सदन में अपनी प्रक्रिया को पूरी करेगा, और पूरी करने के बाद ये पारित किया जाता है, यानी पास किया जाता है पहले सदन से, और जैसे ही ये पारित होकर जाएगा कहाँ, दूसरे सदन में चला जाएगा। यानी पहले सदन ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, उसने विधेयक को पारित कर दिया अपने यहां से। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जैसे ये पारित करेंगे दूसरे सदन में जाएगा बच्चा, दूसरा सदन क्या करेगा, अगर इसे पारित कर देता, मान लो पारित कर दे, इन्होंने भी इसको पारित कर दिया है, तो पारित करने के बाद ये विधायिका से बाहर आ गया, यानी जो संसद के दो सदन हैं उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया, लेकिन अभी पूरा विधायिका का कार्य ही है कानून का निर्माण करना। और मैंने आपको बताया कि विधायिका जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त रूप है आर्टिकल 79 के अंतर्गत। तो अभी काम नहीं पूरा हुआ, अभी इन दोनों का कार्य पूरा हुआ है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का। अभी तीसरा जो है हमारे पास वो बचे हुए हैं, यानी हमारे महोदय राष्ट्रपति जी। बात समझ में आ रही है? तो अब विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हुआ वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाता है। ये है संसद में विधेयक की प्रक्रिया। बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस चीज को समझने में? बोलिए, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास जब ये विधेयक जाएगा, जब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, और इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति की विधेयक पर प्रतिक्रिया। तो राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है बेटा? देखो, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 जो है 111 3 बार राष्ट्रपति को पावर देता है, शक्ति देता है विधेयक पर प्रतिक्रिया की। क्या शक्ति देता है? देखो, शक्ति देता है सबसे पहले क्या करे, वो विधेयक पर स्वीकृति दे दे, यानी अनुमति दे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कानून।
क्या बन जाएगा बच्चा? वो बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर जैसे ही राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या करेंगे, अपनी स्वीकृति देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, चलिए आगे देखिए। दूसरी बात क्या है 111? दूसरी बात क्या कहता है? स्वीकृति ना दे, यानी अनुमति नहीं दे। क्या है? स्वीकृति नहीं दे। यानी राष्ट्रपति नहीं दे रहा अपनी स्वीकृति, वो कानून नहीं बन पाएगा। और तीसरा क्या है? पुनः विचार के लिए वापस कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तीन चीजें बच्चा यहां पर है। क्या क्या है उन चीजों को ध्यान से देखिए। क्या है? राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? पुनः विचार के लिए वापस करेगा। यह है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। दूसरा, विधायी शक्ति समझिएगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी प्रकार की समस्या? यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक, विधायिका द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता तो कानून बन जाएगी। स्वीकृति देने से मना कर सकता है और पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन्हीं विधेयकों पर जो स्वीकृति दी जाती है, यानी जो विधेयक पर प्रतिक्रिया है राष्ट्रपति की, उसे ही क्या कहा जाता है? वीटो शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो शक्ति कहा जाता है। तो क्या है अगला टॉपिक? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब होता है रोकना। वीटो का मतलब होता है रोकना। तो राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार के वीटो हैं। हमारे जो तीन प्रकार के वीटो हैं, राष्ट्रपति को संविधान ने तीन प्रकार के वीटो दिए हैं। पहला है अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है आपका सस्पेंशन वीटो या निलंबनकारी वीटो। और तीसरा है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तीन प्रकार के वीटो हैं। देखिए क्या है? अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट, पूरी तरीके से एब्सोल्यूट। ठीक। दूसरा देखिए क्या है? निलंबनकारी। निलंबनकारी, सस्पेंशन वीटो। और तीसरा है उसके पास जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। ये तीनों विधेयक के संबंध में है बेटा, इसीलिए इसको यहां पे बताया जा रहा है आर्टिकल 1111 में। ठीक है। अब देखिए, अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो की बात करें। देखिए, अत्यंतिक मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब होता पूरी तरीके से। राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, राष्ट्रपति, देखिए क्या है? अत्यंतिक वीटो। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देता है। क्या है? विधेयक
पर अनुमति नहीं देता। और जब राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देगा तो वो विधेयक क्या कभी कानून नहीं बन पाता, कानून नहीं बन पाता। और क्या होता है बेटा, वो समाप्त हो जाता है। क्या है, कानून नहीं बन पाता और वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। अब ये वीटो शक्ति अप्लाई कैसे करता है, क्यों करता है? देखिए, अप्लाई करता है दो तरह कंडीशन में। एक तो ये होता है कि ये गैर सरकारी विधेयक पर अप्लाई करता है। इन शक्तियों का प्रयोग हमेशा, एक चीज याद रखना, मंत्री परिषद की सलाह पर होगा। इसकी मंत्री परिषद के परामर्श पर ही करेगा इन शक्तियों का प्रयोग। मंत्री परिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मंत्री परिषद के परामर्श पे करेगा। अब देखो इनको अप्लाई कहां कहां करता है। सबसे पहले देखो, गैर सरकारी विधेयक पर, गैर सरकारी विधेयक, अब गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक दो प्रकार के हो जाते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग चार प्रकार के हैं: साधारण, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन अगर उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो जो इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो प्रस्तुत करने वाला है, उसके आधार पर दो प्रकार के हैं, एक सरकारी, एक गैर सरकारी। मंत्री परिषद के मंत्रियों को छोड़कर, ध्यान सुनिए, मंत्री परिषद के मंत्रियों को छोड़कर संसद के अंदर जितने भी, सदन के अंदर जितने भी सदस्य मौजूद हैं, उन सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा। और इनके द्वारा अगर कोई प्रस्तुत विधेयक है तो वो विधेयक गैर सरकारी विधेयक में आता है। अगली बात यह है कि पुरानी लोकसभा का विघटन हो गया हो, मतलब कोई ऐसा विधेयक है जो पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति नहीं दी थी, तब तक लोकसभा का विघटन हो गया। और नई लोकसभा जब आई तो नई लोकसभा का जो गठित मंत्री परिषद होगी, वो सलाह देती है कि भाई इस विधेयक को आप क्या करो, समाप्त कर दो, और इस विधेयक को अब इस पर आप अत्यंतिक वीटो लगा दो। यानी क्या कह सकते हैं यहां पर, लोकसभा के विघटन के बाद नई मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, मेरी बात समझ में आ रही है? दो चीजें, एक तो गैर सरकारी कोई विधेयक है, और दूसरा कि जो मंत्री परिषद है, वो मंत्री परिषद पुरानी वाली ने जो बिल पहुंचाया अब वो नहीं है, विघटित हो गई है, तो नई मंत्री परिषद कहेगी इसका आप वीटो लगा दो इस पे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया था? इसका पहली बार प्रयोग किया गया था 1954 में पेप्स्यू विनियोग विधेयक पर। यानी इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ था बेटा? इसका पहली बार प्रयोग किया गया था पेप्स्यू विनियोग विधेयक पर, विनियोग विधेयक पर। विनियोग विधेयक पर
कब किया गया था? 1950। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। अगर प्रश्न ये आता है कि वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहली बार किस पे किया गया था, तो वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहली बार पेप्सियो विनियोग विधेयक पर किया गया था 1954 में। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि वीटो की जो उसको हमने जो डिवाइड किया है उसके अनुसार प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए प्रश्न बहुत बार पूछा था कि जेबी वीटो का प्रयोग पहली बार कब हुआ, तो जेबी वीटो यानी वो एक वीटो की जो शक्ति है, यानी जो वीटो का नाम है वो ऐड कर रहा है, तो वहां पर आंसर परिवर्तित हो जाता है। वहां पर हम उस वीटो के जो नाम है, यानी जेबी वीटो या कोई अत्यंतिक वीटो या निलंबनकारी वीटो, इनके अनुसार हम चलते हैं। लेकिन जैसे ही प्रश्न ये बनता है कि वीटो शक्ति का प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो वीटो शक्ति का पहली बार प्रयोग पेप्सियो विनियोग विधेयक पर किया गया था, और उस वीटो का नाम था अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला वीटो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी यानी सस्पेंशन वीटो की बात हो रही है, निलंबित करना। वीटो एक शक्ति है जिसका मतलब क्या होता है? रोकना। जिसका मतलब क्या होता है? रोकना। अब यहां पर देखिए होता क्या है, यहां पर हमारी बात समझने का प्रयास करिए। ये हमारी संसद है, संसद ने क्या किया? पारित किया विधेयक, और ये विधेयक कहां गया? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति ने क्या किया? इस विधेयक को दोबारा भेज दिया पुनः विचार के लिए। देखिए 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये एक बार पावर दी गई कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये बात समझे? अब संसद ने क्या किया? संसद ने इस विधेयक को क्या किया? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से संशोधन के साथ या संशोधन के बिना क्या किया? पारित कर दिया, और पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, मजबूर है वो, बाध्य है, देनी होगी। वो पुनर्विचार के लिए तो नहीं भेज सकता, और ऑप्शन अप्लाई कर सकता, लेकिन पुनः विचार के लिए उसे नहीं भेज सकता। यानी ऐसी वीटो शक्ति जिसको विधायिका साधारण बहुमत से समाप्त कर दे, उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। राष्ट्रपति, वीटो मतलब होता है रोकना, बात को समझो क्लियर। वीटो का मतलब है रोकना, और रोकने का मतलब यह कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देने वाला। तो राष्ट्रपति ने इस पर क्या किया? जैसे ही पुनर्विचार के लिए भेजा, यानी उसने स्वीकृति को रोका कि नहीं रोका, यानी वीटो लगाया। और वीटो जब लगाया यानी रोका, तो विधायिका ने क्या किया? साधारण बहुमत से पुनः पारित करके भेज दिया, और राष्ट्रपति बाध्य हो गया, यानी वीटो को निलंबित कर दिया। कैसे? साधारण बहुमत से। और इसे ही कहा जाता है निलंबनकारी वीटो, यानी ऐसी शक्ति जो साधारण बहुमत से विधायिका पारित करके उसे समाप्त कर देती है, उसे हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं।
मेरी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, बोलो। यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जेबी वीटो या पॉकेट वीटो पे। जेबी वीटो या पॉकेट, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या होता है? पहली बात तो आप एक चीज जानिए कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी प्रतिक्रिया कब देगा, यह समय निर्धारित नहीं है। यह समय निर्धारित नहीं है। यानी जब विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के उस पर प्रतिक्रिया देने की समय सीमा का निर्धारण नहीं है। क्या है? विधेयक पर प्रतिक्रिया देने की समय सीमा का निर्धारित नहीं बेटा। जब निर्धारित नहीं है तो राष्ट्रपति से कोई ये नहीं कहने वाला कि आपने अभी तक इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। चाहे वो एक दिन लगाए, चाहे एक घंटा लगाए, चाहे साल लगाए, चाहे आजीवन जब तक भारत का अस्तित्व विद्यमान है इस धरा पर तब तक लगाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि संविधान में उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया ही ना दे, बात समझो, विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, यानी अनुमति भी नहीं दी है और उसे पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं भेजा है, तो वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपनी जेब में रख लिया, यानी अपने पास सुरक्षित रख लिया, और इसे ही कहा जाता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। इसे ही क्या कहते हैं बच्चा? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो इसे कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई? यहां तक की कोई समस्या? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना है, बिल्कुल ध्यान समझिए। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का सिर्फ इतना मतलब है कि ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग राष्ट्रपति जब करता है तो विधेयक पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि संविधान में विधेयक पर प्रतिक्रिया देने का समय निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय में उसे निर्धारित करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां तक हो तो बताइए। देखिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और आपका उचित और जितने जल्दी हो सकेगा उसका आंसर आप तक पहुंचेगा। हमारी टीम हमारा आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न का आंसर आप तक पहुंचा देगी। तो आप बेझिझक होकर कोई भी प्रश्न है आपका संविधान से संबंधित, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका जवाब आपको तत्काल या जैसे ही वो हमारे सम्मुख आएगा उसका निर्धारण, उसका समाधान बिल्कुल किया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, एक एक बिंदु को समझते चलिए। अगर आपने एक बार समझ लिया तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी सिर्फ रह जाएगा अनुच्छेदों के नंबर याद करने, और वो नंबर धीरे धीरे याद करा दिए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का मतलब यही है कि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना।
इसे ही जेबी वीटो कहा जाता है। देखिए ये वीटो सबसे पहले 1986 में डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस डाकघर अधिनियम पर किया गया था। कब किया गया था? भारतीय डाक अधिनियम, सॉरी, भारतीय डाक अधिनियम, भारतीय डाक अधिनियम पर इसका पहली बार प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में। कब? 1986 में इसका प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया। बेटा ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार बना है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा, किस राष्ट्रपति द्वारा, यानी कभी राष्ट्रपति महोदय का नाम पूछ लिया था कि कौन से वो राष्ट्रपति थे, कब किया था, तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है। दोनों प्रश्न बने हैं कि पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किस पर किया गया? भारतीय डाकघर अधिनियम पर। कब किया गया? 1986 में। कौन राष्ट्रपति थे? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। फिर आपसे पूछता है कि अत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कब किया गया या किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे, 1954 में किस पे किया गया? पेप्स्यू विनियोग विधेयक पर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा वीटो पावर थी राष्ट्रपति की। तो ये कहाँ से हमारी स्टार्ट हुई? तो एक बार जरा नज़र डालिए यहाँ पर, इस स्लाइड पर नज़र डालिए कि विधेयक था। विधेयक हमारा आया, दोनों सदनों से पारित होकर किसके पास आया? राष्ट्रपति के पास आया। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 111 के अंतर्गत 3 ऑप्शन दिए उसके पास। क्या है? या तो वो विधेयक पर स्वीकृति देगा, या स्वीकृति नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए वापस करेगा। अब यहीं से हमारी वीटो पावर जनरेट हो गई। वीटो पावर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी है? 3 वीटो पावर हैं। आत्यांतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंशन वीटो, और तीसरी जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इन तीनों पर हमने चर्चा किया है। अत्यांतिक वीटो सरकारी, गैर सरकारी और वे विधेयक जो लोकसभा के विघटन के बाद या आ चुके थे, नई लोकसभा उस पर रोक लगा देती है। निलंबनकारी वीटो पुनर्विचार के लिए भेजेगा, अगर साधारण बहुमत से उसे संशोधन के साथ या संशोधन के बिना पारित कर देती है तो राष्ट्रपति बाध्य है उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। और अगला क्या है? जेबी वीटो यानी ऐसा वीटो जिस पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तो इतना बेटा समझ में आया, कहीं समस्या कोई नहीं होगी। अब फिर से वहीं पे पहुंचते हैं। पहला डायग्राम देखो, फिर से वही चीज देखो बेटा। विधेयक है, जिस भी सदन में आएगा उसे कहेंगे सदन फर्स्ट। अगर ये राज्यसभा है या लोकसभा, दोनों में से कोई हो सकता है। दूसरा विधान क्या, दूसरा सदन क्या होगा? सदन 2 है। अगर ये राज्यसभा पहला है तो ये लोकसभा होगा, और अगर ये लोकसभा बाद में है तो ये राज्यसभा। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो, ये पारित करके विधेयक को भेजें और ये क्या करें? ये विधेयक को रोक लें 6 माह से अधिक। ये रोक ले क्या? 6 माह से अधिक। या विधेयक को संशोधन के लिए वापस भेज दें। यानी कहने की बात बेटा ये है कि इस विधेयक पर दोनों सदन जो हैं, दोनों सदन क्या हैं? सहमत नहीं है। विधेयक पर दोनों सदन क्या सहमत नहीं है? मेरी बात समझो ध्यान से। विधेयक पर दोनों सदन क्या हैं? सहमत नहीं हो रहे हैं। भाई सहमत कैसे नहीं हो रहे? बात समझो। अभी मैंने कहा कि कोई विधेयक कानून का रूप तब तक लेगा जब तक राष्ट्रपति उसे
साइन नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपति तक जाएगा तभी जब दोनों सदन उसे पारित कर देंगे। उससे पहले राष्ट्रपति तक जा ही नहीं सकता विधेयक। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के उस विधेयक पर दोनों सदन पारित करेंगे तभी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और तभी तो वो कानून बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों सदन चाहे वो लोकसभा हो पहला, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे दूसरा राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा, दोनों सदन किसी विधेयक पर सहमत नहीं है। कैसे सहमत नहीं है? दूसरे सदन ने क्या किया, 6 महीने से ज्यादा उसको रोक के रख लिया, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, या दूसरे सदन ने पहले सदन के पास भेजा, का संशोधन करो, अब पहला सदन संशोधन करने को तैयार नहीं है, यानी दोनों विधेयक पर क्या है, सहमत नहीं है। ऐसी परिस्थिति को कहा जाता है गतिरोध की परिस्थिति, यानी दोनों सदन उस विधेयक पर क्या है, गतिरोध की परिस्थिति में है। और जैसे ही किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और क्यों बुलाता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति इसलिए बुलाता है कि उस विधेयक पर दोनों सदन क्या है, सहमत ही नहीं हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। फिर से देखो, अगला जो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है वो है संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जानी। संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है? ध्यान से देखो, विधेयक पहले सदन में आएगा, जिस भी सदन में विधेयक जनरेट होता है, जिस भी सदन में विधेयक की उत्पत्ति होती है, उस सदन को हम पहला सदन मानेंगे। लेकिन एक बात बेटा यहां पे ध्यान रखना, ये आइडियल कंडीशन की बात हो रही, सामान्य बात कर रहे हैं, यहां पर विधेयक के नेचर की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम विधेयक के नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग जब हम चारों विधेयक की बात करते हैं तो उनका सदन में प्रस्तुत होने का जो है वो बदल जाता है कि किस सदन में वो पहले इंट्रोड्यूस होंगे। तो समझने के लिए हम यहां पर साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तो साधारण विधेयक क्या है? जिस भी सदन में आएगा उसे पहला सदन आपने माना है। मान लो ये राज्यसभा है, तो दूसरा क्या होगा, लोकसभा होगा कि नहीं होगा? अब राज्यसभा यानी पहला सदन ने क्या किया, उस विधेयक को पारित किया, और पारित करने के बाद दूसरे सदन के पास गए। अब दूसरा सदन क्या कर रहा है, उस विधेयक को 6 माह से ज्यादा अपने पास रोक के रखा है, यानी उसे पारित नहीं किया है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वह विधेयक को, यानी दूसरा सदन उस विधेयक को संशोधन के लिए पहले सदन के पास वापस भेज दे, और पहला सदन संशोधन के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों सदन हैं, उन दोनों सदनों में क्या है, उस विधेयक पर सहमति ही नहीं बन पा रही है। और कानूनी प्रक्रिया यह है, विधायी प्रक्रिया यह है कि कोई विधेयक तब तक राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए नहीं जाएगा जब तक वह दोनों सदनों से पारित ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जब पारित नहीं हो रहा है तो कानून तो बन ही नहीं सकता, तो सहमत नहीं है, यानी उस विधेयक पर दोनों सदनों की गतिरोध की स्थिति आ गई है। अब गतिरोध की जब स्थिति आ गई है तो क्या है, राष्ट्रपति क्या करेगा, उन दोनों सदनों का, यानी पहला सदन और दूसरा सदन, लोकसभा और राज्यसभा की उस विधेयक पर संयुक्त बैठक का बुलाता है। और ये आर्टिकल 108 में है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में है, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 108। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई संयुक्त बैठक। एक और विधायी शक्ति बची है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विधायी शक्ति क्या बची है? अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश, इसमें है आर्टिकल 123। बहुत बार बेटा पूछा जाता है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। फिर से उसी चीज पे आते हैं, समझिए। मैंने कहा था इस डायग्राम से आप 3-4 चीजें समझ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। संसद की विधायी प्रक्रिया को पूरी तरीके से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। समझिए, देखिए,
ये है विधेयक, फिर से वही प्रक्रिया, ये विधेयक, विधेयक ये है सदन 1, अगर लोकसभा है या राज्यसभा इसको मान लो, फिर सदन 2, अगर ये लोकसभा है तो ये राज्यसभा पहले हो जाएगा, नहीं तो फिर। अब मुझे ये बताओ कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। कानून बनाने की प्रक्रिया ये है कि दोनों सदनों से जब ये पारित होगा तो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, तभी तो कानून बनेगा। अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए, ध्यान से समझो, सत्र की बात कर रहे हैं, यानी बैठक किसकी, दोनों सदन की बैठक। अगर बात समझो, कानून बनाना है, कानून बनेगा कब, पहला सदन पारित करेगा, दूसरे सदन के पास, दूसरा सदन पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो, पहला सदन की बैठक हो रही है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा यार, इस डायग्राम को समझिए। पहले सदन की बैठक हो रही है और दूसरे सदन की बैठक नहीं हो रही है, यानी कहने का मतलब है कि दूसरा सदन सत्र में नहीं है। बात समझ में आई। और अगर पहला सदन की बैठक हो रही है, पहले सदन की नहीं हो रही है, दूसरे सदन की हो रही है, यानी सत्र में दूसरा सदन नहीं है। बात समझ में आ रही है। या फिर दोनों ही सदन की बैठक नहीं हो रही, यानी दोनों सदन सत्र में नहीं है। बात समझ में आई। जब इसकी बैठक हो रही है, ये सत्र में नहीं, ये सत्र में है, ये सत्र में नहीं है, तब क्या कानून बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि कानून तभी बन सकता है जब दोनों सदनों से वो विधेयक दूसरे सदन से पारित ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई। दूसरे सदन से वो पारित ही नहीं हो पाएगा। और ये सदन बैठक में नहीं है, ये है, तब भी संभावना नहीं है। और अगर दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तब भी संभावना नहीं है। मेरी बात समझो, तब भी संभावना नहीं है। तब होगा क्या। और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं देश में कि तत्काल किसी विषय पर कानून की आवश्यकता है। किसी विषय पर तत्काल कानून की आवश्यकता है। तब होगा क्या, देखिए तब क्या होगा। जब ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो जाती है, किसी विषय पर तत्काल कानून की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या जारी करता है, अध्यादेश। क्या जारी करता है, अध्यादेश। अध्यादेश वैसे ही लागू होता है जैसे संसद कानून का निर्माण करती है। जैसे संसद कानून का निर्माण करती है, अध्यादेश वैसे ही कार्य करता है। और अध्यादेश उन्हीं विषयों पर लाया जा सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती है। अध्यादेश तो आ गया, अब अध्यादेश, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया जो है कानून निर्माण करने की वो यही है कि दोनों सदनों से पारित करें और राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे, तभी कानून बनेगा। लेकिन जब दोनों सदन सत्र में नहीं हैं और तत्काल किसी कानून की आवश्यकता है, तब क्या है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तब राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की भांति ही लागू होता है, कानून की तरह लागू होता है। अब जब दोनों सदन
दोबारा अपनी बैठक में आएंगे, यानी इन दोनों सदनों का जो सत्र बैठेगा, सत्र में आ जाए दोनों सदनों की बैठक, तब उस अध्यादेश को दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाएगा, दोनों सदन के सम्मुख में रखा जाए। समझो इधर, सदन जो है वापस सत्र में है, तब क्या होगा, अध्यादेश सदन के सम्मुख रखा जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, यदि सदन सहमत है तो क्या स्थायी कानून बनेगा, वो अध्यादेश। सदन सहमत नहीं है, यानी स्वीकृति नहीं दी है, तो समाप्त हो जाएगा। और यदि सदन 6 सप्ताह तक कोई प्रतिक्रिया ना दे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी जैसे ही सदन अपनी दोबारा बैठक में आएगी, जैसे ही सदन दोबारा बैठक करेगी, उस अध्यादेश को दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाएगा। और अगर सदन दूसरे क्या करे, पारित कर दें, तो वो स्थायी कानून का रूप ले लेगा, और नहीं ले समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं सहमत है तो समाप्त हो जाएगा, नहीं स्वीकृति ना दे तो पारित ना करे तो समाप्त हो जाएगा। और 6 सप्ताह तक कोई प्रतिक्रिया ना दे तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति उसे कभी भी वापस ले सकता। तो इतनी बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पर जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, इनके बारे में चर्चा की। क्या क्या चर्चा की? सबसे पहले सत्र को बुलाता है, सत्र को का अवसान करता है, लोकसभा का विघटन करता है। इतनी बात समझ में आई? आर्टिकल 111 के अंतर्गत विधेयक पर अपनी स्वीकृति देगा, नहीं देगा या पुनर्विचार के लिए भेजेगा। वीटो पावन, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। ठीक। उसके बाद हमने क्या जाना कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है अगर दोनों सदन किसी विधेयक पर सहमति नहीं है। और फिर हमने क्या जाना, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। आगे की शक्तियां हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में के लिए।